वक्फ एक ऐसा शब्द है जो अक्सर विवादों के कारण सुनाई देता है। आखिर क्या होता है वक्फ और क्या होती हैं अल्लाह के नाम की गई संपत्तियां और क्या होता है इन पर विवाद, इसी पर तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुबली शहर की ईदगाह में गणेश पूजा की इजाजत दी। इसे लेकर विवाद भी हुआ। कर्नाटक वक्फ बोर्ड का दावा था कि ये ईदगाह मुसलमानों की संपत्ति है और इस पर किसी और धर्म के कार्य की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन अपने आदेश में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि यह संपत्ति वक्फ के रूप में दर्ज नहीं है। कोर्ट ने हुबली धारवाड़ नगर निगम HDMC की ओर से हिंदू संगठनों को ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत देने वाले आदेश को बरकरार रखा। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अशोक S किनागी ने अपने आदेश में कहा, इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि यह संपत्ति नगर निगम की है। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में हुबली ईदगाह को HDMC की संपत्ति माना था। इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु की चामराजपेट ईदगाह में गणेश उत्सव मनाने पर रोक लगा दी थी। चामराजपेट ईदगाह के मालिकाना हक को लेकर विवाद है और अब इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। वक्फ कोई भी चली अचल संपत्ति होती है जिसे कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान करता है। ये संपत्ति भलाई के मकसद से समाज के लिए हो जाती है और अल्लाह के सिवा कोई उसका मालिक नहीं होता और न हो सकता है। वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद कहते हैं, वक्फ एक अरबी शब्द है जिसके मायने होते हैं ठहरना। जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम से वक्फ कर दी जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर हो जाती है, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 1998 में दिए अपने एक फैसले में कहा था कि एक बार जो संपत्ति वक्फ हो जाती है वो हमेशा वक्फ ही रहती है। वक्फ संपत्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है और न ही इन्हें किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है। वक्फ का इस्लामी इतिहास बताते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के वाइस चेयरमैन अफजल वानी कहते हैं, जब कोई मुसलमान किसी संपत्ति का दीन के लिए अच्छा इस्तेमाल करना चाहता है तो पैगंबर हजरत मोहम्मद ने एक तरीका बताया है जिसके तहत ये संपत्ति दान की जा सकती है। अफजल वानी कहते हैं, हजरत उमर के पास एक संपत्ति आई थी और उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से पूछा था कि मैं इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो उन्होंने बताया था कि आप इस संपत्ति को ठहरा दो, यानी वक्फ कर दो, यानी फिक्स कर दो और इसका जो फायदा होगा वो जरूरतमंदों के इस्तेमाल में ले आए। किसी संपत्ति को वक्फ करने का मतलब है उसे अल्लाह के नाम पर कर देना और उससे जो फायदा आए, जैसे खेत से फसल या दुकान से किराया, उसका इस्तेमाल सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए किया जाए। अफजल वानी कहते हैं, संपत्ति को वक्फ करने वाला व्यक्ति ये भी तय कर सकता है कि उससे होने वाले फायदे का इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाए। डीड या वसीयत के जरिए संपत्ति वक्फ की जा सकती है और उसके मकसद तय किए जा सकते हैं। वक्फ संपत्ति जिसे अल्लाह के नाम किया गया है। वाकिफ जो व्यक्ति जो संपत्ति दान कर रहा है। मुतवल्ली वो व्यक्ति जो संपत्ति का प्रबंधन करता है। वक्फ बोर्ड स्वायत्त बोर्ड जो इन संपत्तियों के प्रबंधन की निगरानी करते हैं। अफजल वानी के मुताबिक वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के तहत वक्फ डीड के जरिए, सर्वे के जरिए या लगातार हो रहे इस्तेमाल की तस्दीक के जरिए संपत्ति को वक्फ दर्ज कर सकता है। ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद, खेत, इमारत, बाग या किसी भी तरह की संपत्ति को वक्फ किया जा सकता है। अधिकतर वक्फ संपत्तियां मस्जिदें, ईदगाहें और खेत ही होते हैं। कानून के मुताबिक अगर किसी को संपत्ति के वक्फ के रूप में दर्ज करने से कोई आपत्ति है तो वो उसे वक्फ दर्ज किए जाने के 1 साल के भीतर वक्फ ट्राइब्यूनल में दर्ज कराए और फिर ट्राइब्यूनल ही तय करेगा कि संपत्ति वक्फ है या नहीं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पूर्व सचिव कैसर शमीम कहते हैं, किसी संपत्ति को वक्फ करने के लिए सबसे पहले वक्फनामा तैयार होता है जिसमें संपत्ति को वक्फ किए जाने का मकसद भी निर्धारित होता है। वक्फ बोर्ड सर्वे के जरिए ऐसी संपत्ति को अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लेता है और फिर उसका गजट नोटिफिकेशन कराता है। जब तक संपत्ति सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी वक्फ दर्ज नहीं होती तब तक ये अमल पूरा नहीं होता। एडवोकेट जावेद अहमद कहते हैं, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है कि सबसे पहले वक्फ बोर्ड में संपत्ति वक्फ दर्ज हो और फिर राज्य के रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी इसे वक्फ के तौर पर दाखिल खारिज कराया जाए।
कानून में व्यवस्था होने के बावजूद भी किसी संपत्ति का वक्फ में दर्ज होना इस बात पर निर्भर करता है कि वक्फ बोर्ड किस नजरिए से काम करता है। कैसर शमीम कहते हैं, किसी संपत्ति का वक्फ दर्ज होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि किसी राज्य सरकार की नीति क्या है। सरकार की जो नीतियां होती हैं वही उसके संस्थानों में झलकती हैं। अफजल वानी कहते हैं, पहले चलन अचल संपत्तियों को वक्फ करने का था, लेकिन अब चल संपत्तियों भी वक्फ की जा सकती हैं, क्योंकि अब संपत्ति की संकल्पना भी बदल गई है। अब किसी फर्म या कॉरपोरेशन या किसी और एसेट को भी वक्फ किया जा सकता है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने भारत की सभी वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया WAMSI प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट की अगस्त 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में कुल 8,51,535 वक्फ संपत्तियां हैं। सर्वाधिक वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में शिया और सुन्नी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। यूपी के बाद सर्वाधिक वक्फ संपत्तियां देश में पश्चिम बंगाल में हैं, जहां 80,480 संपत्तियां वक्फ दर्ज हैं। इसके बाद पंजाब में 70,994 संपत्तियां हैं। तमिलनाडु में 65,945 वक्फ संपत्तियां हैं, जबकि कर्नाटक में 61,195 वक्फ संपत्तियां हैं। हालांकि भारत में वक्फ संपत्तियों की वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है, क्योंकि देश में बहुत वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड के पास दर्ज नहीं है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पूर्व सचिव कैसर शमीम कहते हैं, वक्फ कानून के तहत हर 10 साल के भीतर वक्फ संपत्तियों का सर्वे होना चाहिए, लेकिन यह काम लंबे अरसे से नहीं हुआ है। जब तक वक्फ संपत्तियों का सर्वे ही पूरा नहीं होगा, तब तक वास्तविक संख्या तय नहीं होगी। कैसर शमीम कहते हैं, अभी वक्फ संपत्तियों की संख्या वक्फ बोर्ड के डेटा के आधार पर तय की जाती है। हालांकि बहुत सी संपत्तियां ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल तो वक्फ की तरह होता है, लेकिन वो वक्फ बोर्ड के पास दर्ज नहीं है। जब तक सर्वे का काम पूरा नहीं होगा, तब तक यकीन के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि कुल कितनी संपत्तियां हैं। भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और रख रखाव के लिए वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की व्यवस्था तय की है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 1995 का वक्फ एक्ट और 2013 का वक्फ संशोधन कानून भी है। हिंदुस्तान में वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर एक स्वायत्त निकाय है, जिसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल कहते हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड हैं। भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सचिव रह चुके कैसर शमीम कहते हैं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का काम केंद्रीय सरकार को वक्फ संपत्तियों से जुड़ी सलाह देना है। 2013 के संशोधन कानून के बाद ये भी जोड़ दिया गया कि वक्फ काउंसिल राज्य के वक्फ बोर्डों की निगरानी करेगी और उन्हें सलाह मशवरा भी देगी। वक्फ बोर्ड में चयनित सदस्य होते हैं। सदस्य एक चेयरमैन का चुनाव करते हैं, जबकि सरकार एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करती है। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन के लिए मुतवल्ली नियुक्त होते हैं। संपत्ति का सीधा नियंत्रण मुतवल्ली के हाथ में होता है और यह संपत्ति से होने वाली कुल आय का एक तय प्रतिशत वक्फ बोर्ड को देते हैं। भारत की अदालतों में वक्फ संपत्तियों से जुड़े हजारों मामले लंबित हैं। हुबली की ईदगाह को लेकर कई दशक से विवाद चल रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चूंकि वक्फ संपत्तियां अल्लाह के नाम पर होती हैं और इनका कोई वारिस नहीं होता, ऐसे में कई बार इन पर कब्जे की नियत से भी लोग विवाद खड़ा कर देते हैं। अफजल वानी कहते हैं, वक्फ मुसलमान समुदाय की रीढ़ है। हर जमाने में वक्फ ने मुसलमानों को सहारा दिया है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी नियत भले जो भी हो, लेकिन वो वक्फ संपत्तियों पर हमलावर रहते हैं। मुसलमान समुदाय के भी बहुत से लोग हैं जिनकी बदनीयत नजर इन संपत्तियों पर रहती है। अफजल वानी कहते हैं, विवाद इसलिए है क्योंकि ये संपत्ति है। जहां संपत्ति होती है वहां विवाद होता ही है। जहां कहीं भी लोगों को कानून के उल्लंघन का मौका मिलता है तो वो करते ही हैं। समाज में अब नैतिक मूल्य भी कमजोर हो रहे हैं। ऐसे में जिसे भी मौका मिलता है वो संपत्तियों को हथियाने की कोशिश करता है। कैसर शमीम कहते हैं, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, बाइंग लैंड इज बाइंग लिटिगेशन। जहां जमीन होगी वहां विवाद भी होगा। सिर्फ वक्फ संपत्तियों पर ही नहीं बल्कि सरकारी संपत्तियों पर भी विवाद है। लोग वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे की नियत से भी विवाद पैदा
कर देते हैं। अफजल वानी कहते हैं कि सत्ता और ताकत का इस्तेमाल करके भी वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है। वो कहते हैं कोई सत्ता में आया या किसी का कोई और प्रभाव है, उसका इस्तेमाल करके या किसी को कमजोर समझकर वक्फ संपत्ति पर कब्जा करना या कब्जा करने की नियत रखना गंभीर बात है। अगर पिछले 30-40 साल से कोई चीज वक्फ की तरह इस्तेमाल हो रही है और सर्वे में भी ऐसा ही आया है तो उस पर कब्जा या विवाद करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो झगड़े या विवाद हो रहे हैं वो ताकत और प्रभाव के दम पर हो रहे हैं। एडवोकेट जावेद कहते हैं सबसे जरूरी होता है संपत्ति का म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज हो जाना। वक्फ बोर्ड ने संपत्ति दर्ज कर ली है और उसके बाद भी उसे वक्फ संपत्ति के रूप में रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज यानी दाखिल खारिज नहीं कराया गया है, तब भी विवाद की गुंजाइश रह जाती है। वहीं कैसर शमीम कहते हैं इस्तेमाल के जरिए भी संपत्तियां वक्फ होती हैं। अगर कोई जायदाद बहुत लंबे अरसे से इस्लाम के काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो उसे भी वक्फ माना जाएगा। वक्फ एक्ट 1995 के तहत ये प्रावधान भी है कि अगर किसी जायदाद का बहुत लंबे वक्त से ईदगाह या मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे भी वक्फ दर्ज किया जा सकता है। कैसर शमीम कहते हैं अक्सर ऐसी संपत्तियों पर लोग विवाद खड़ा कर देते हैं जो वक्फ के तौर पर किसी वजह से दर्ज नहीं हो पाई हैं। भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्डों के पास है। इस्लाम के हिसाब से इन संपत्तियों से अर्जित फायदे का इस्तेमाल गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों के लिए होना चाहिए, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि वक्फ संपत्तियों के सही से देखभाल न होने और प्रबंधन न होने की वजह से इनसे हो सकने वाला फायदा मुसलमानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अफजल वानी कहते हैं अगर वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल पारदर्शिता से हो और उन्हें डेवलप किया जाए तो इससे मुसलमानों की बहुत सी समस्याएं दूर हो सकती हैं। वहीं एडवोकेट जावेद कहते हैं वक्फ संपत्तियां जरूरतमंद मुसलमानों के लिए आर्थिक मदद का जरिया बन सकती हैं, लेकिन अभी की व्यवस्था में न इनका प्रबंधन ठीक से हो पा रहा है और न देखभाल। भारत सरकार ने संपत्तियों का डिजिटल पंजीयन करने की शुरुआत की है। ये एक बड़ा काम है। अगर ये सही दिशा में होता है तो आगे इन संपत्तियों के विकास का रास्ता साफ हो सकता है। भारत में कितनी वक्फ संपत्तियां वक्फ बोर्डों के रिकॉर्ड में दर्ज हैं इसका आंकड़ा तो है, लेकिन इनसे कितनी आय होती है इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज, दिल्ली।